जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। और आज हमारे साथ हैं जयपुर राजस्थान की आन बान और शान जो यूट्यूब पे छाए हुए हैं, ऋषभ सर और मनदीप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि यूलिप, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा जो है चर्चा करी है। यूलिप जो है एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने बताया कि सही नहीं होता है या फिर अच्छे नहीं होता है, तो उसके क्या कारण है यूलिप? अच्छा, यूलिप के बारे में किसी को पता है? ओहो, वेरी गुड यार। मनदीप मजा आ प्लीज। जाएगा, अब हाँ, तो मजा आ जाएगा। हाँ बताएं। तो देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट से आप इमेजिन करो, आपकी एक परिवार है, 4-5 बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, पेरेंट्स है, और कल को आपको कुछ हो गया तो ऐसा बोल के बहुत लोग इंश्योरेंस चिपका जाते हैं, जबकि बात उनकी थोड़ी बहुत ठीक है। आपको कुछ हो गया और आप ही अपनी फैमिली के करता धरता थे, कमाई कर रहे थे, आपके पैसों से ही पूरा परिवार चल रहा था, और आपको कुछ हो जाए, उस केस में आप चाहोगे कि परिवार को उतना पैसा मिल जाए कि आने वाले 10-15 सालों तक बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के जीवन चलता रहे, बच्चे की एजुकेशन हो जाए, और फिर उम्मीद है कि बच्चा बढ़िया निकलेगा, वो परिवार को आगे ले जाएगा। राइट? ये हंस कौन रहे हैं भाई? इन्हें उम्मीद नहीं है ना। तो दिस इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, जो उस इंसान को ले लेना चाहिए जिसके ऊपर कोई परिवार डिपेंडेंट है, या फिर उस इंसान को जिसने कोई लोन वगैरह ले रखा है। लेट से आपको नोमैड बनना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, परिवार वगैरह नहीं बनाना, बट आपने कोई लोन वगैरह ले रखे हैं BMW वगैरह के लिए, तो उस केस में आपके जाने के बाद आपके लोन की जिम्मेदारी आपके घर वालों की चली जाएगी। उस केस में भी आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है यूलिप, जिसे बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये बेचा ऐसे जाता है ये बोल के कि सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप तो बेवकूफ़ हो, है ना सर? ऐसे ही बोलते हैं ना। क्यों हो? क्योंकि मैं आपको यूलिप बेचना चाहता हूं, जिसमें आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और आपको म्यूचुअल फंड वाला ही इन्वेस्टमेंट मिलेगा। यूलिप इज बेटर देन म्यूचुअल फंड, ऐसा कह के उसको सेल किया जाता है। अब मैं आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग कि बेचा जाता है, सेल किया जाता है, थोड़ा सा रूठा हुआ हूं मैं सिस्टम से, बट इट्स द ट्रूथ, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्या है? सुनने में तो आसान लग रहा है कि म्यूचुअल फंड के साथ लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन SIP एंड प्रीमियम। प्रीमियम आपकी मर्जी से पे नहीं होता है, आपके बैंक से काटा जाता है, और अगर आपने उसको पे करने से मना कर दिया तो जितना भी आपका पैसा अभी तक लगा हुआ था आप उसको भूल सकते हैं, क्योंकि वो इट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी, इट्स नॉट अ प्राइमरीली इन म्यूचुअल फंड, राइट? म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कल को जॉब चली गई, आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे, आप रोक दो, आप पे कोई पेनल्टी लगाने नहीं आ रहा है, आपका जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहेगा। बट आपने सेम काम यूलिप के साथ कर दिया कि सर मेरी जॉब चली गई है, 6 महीने बाद मैं प्रीमियम भर दूंगा, या अब मैं प्रीमियम नहीं भरना चाहता हूं, जो मेरा 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका है मैं उसको बाद में निकाल लूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपके यूलिप में 5 साल का लॉक इन होता है। अगर 5 साल से पहले आपने ऐसा कहने की कोशिश भी करी इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपका पैसा एक डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा और 3 या 4% सेविंग्स बैंक के बराबर उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और फिर 5वें साल बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा, और आप उस पैसे को 5 साल से पहले निकाल भी नहीं सकते। तो आपने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड जैसा है, कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होगा, बट वो हर जगह से इन्वेस्टमेंट आपका निकाल लिया जाएगा और वो वहीं पड़ा रह जाएगा अगर आपने वो प्रीमियम पे करने में चूक गए। अब दिक्कत क्या आती है कि इंसान इतना पागल नहीं है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा ये देखकर ही लेगा कि मेरी इनकम इतनी है, मैं प्रीमियम इतना पे कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको बिना बताए कुछ बेच दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम ले लिया गया है आपसे, ये बोल के कि दिस इज़ अ वन टाइम प्रीमियम, आपको 1 लाख रुपीज़ देने हैं और उसके बाद आपको कुछ नहीं देना, बट नेक्स्ट ईयर आपको पता चलता है कि आपसे एक और बार 1 लाख रुपीज़ मांगे जा रहे हैं, एंड इट्स एन एनुअल प्रीमियम, नॉट अ वन टाइम प्रीमियम। अब इंसान बोलेगा मैं हर साल के 1 लाख तो मैं नहीं दे सकता, इतनी मेरी इनकम ही नहीं है। अब वहाँ पे उसको एक हार्ड कॉल लेना पड़ेगा, या तो कहीं से भी जुगाड़ के वो प्रीमियम पे करे ताकि उसका जो इन्वेस्टेड पैसा है उसकी वैल्यू खत्म ना हो, या फिर वो बोलेगा ठीक है यार अब आप काट लो मेरा पैसा, 2-4 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, चलेगा। तो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग। इसीलिए कहते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। एक और प्लान होता है मनी बैक प्लान,
जिसमें आपको जो मिलने वाला पैसा है वो डिसाइडेड होता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि आप हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम दो, 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है 10 साल बाद 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, बट हम ये निकालते नहीं है कि उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उसका XIRR कितना बनेगा। कितना आता है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न सर यूलिप का? 4 से 6% आता है। 4 से 6%। हाँ सर। और अपनी इन्फ्लेशन जो भी आपने सारी इतनी वो सारी बातें 7% बताई पे। वो 7% होती है, तो अल्टीमेटली उसमें भी नुकसान हो रहा है। उसमें भी नुकसान हो रहा है। अब दूसरे लॉजिक्स लोग ये भी देते हैं कि यूलिप हो या एंडोमेंट प्लान हो, दोनों में टैक्स नहीं लगता। मैं उसका करूं क्या सर? मेरे पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होगा तो मैं बढ़िया फंड मैनेजर के पास अपना पैसा रखवाऊंगा, वो अपनी कला से पैसा ग्रो करेगा। पैसा ग्रो कर दिया है तो मैं टैक्स दे दूंगा। जब पैसा इस स्कीम में पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है तो फिर टैक्स वाला पॉइंट लॉजिकल नहीं है। राइट। अच्छा, में एक और बहुत लॉजिक देते हैं कि यार इंश्योरेंस आप दे रहे हो, इंश्योरेंस तो आपका पैसा दिया वेस्ट हो गया, वो तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए वेस्ट हो गई, आप मरे नहीं तो आपको पैसा ही नहीं मिला। तो वहां पे ये चिपकाया जाता है कि यार आप इस तरह के प्लान में इन्वेस्ट करो कि 20 साल बाद आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपको मरने की जरूरत नहीं है। बट अगेन जैसा मनदीप ने बोला कि यार दोनों का खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। इसका देखो, इंश्योरेंस लेने का पर्पस क्या है? मैंने कहा आपको कुछ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलेगा। तो क्या फैमिली को सिर्फ इंश्योरेंस का ही पैसा मिलेगा? फैमिली को वो वाला पैसा भी तो जाएगा जो आपने इतने सालों से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में लगा के रखा था, प्रॉपर्टीज में लगा के रखा था। तो आपको उस दिन तक के लिए इंश्योरेंस चाहिए जिस दिन तक आपके पास वेल्थ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर वेल्थ बना लिया तो आपको इंश्योरेंस की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रिस्क कौन सा कवर करना है? वो वाला पीरियड जहां पे आपके पास वेल्थ नहीं है, उस केस में फैमिली को वेल्थ मिल जानी चाहिए। अगर आपके पास वेल्थ ऑलरेडी है तो आप बिल गेट से पूछ के देखना, उनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा। राइट, जरूरत भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, क्या बात है। तो आप मनदीप जयपुर में रहे शुरू से? सर पैदा भी यहीं पे हुआ, स्कूल भी यहीं, कॉलेज भी यहीं और अब काम भी यहीं। ऋषभ आप? मैं वैसे जोधपुर से हूँ। ओके, मतलब राजस्थान से हैं। तो राजस्थान में सबसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या हैं? 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स ऐसी जो लोग करते हैं राजस्थान के। सर हमारा करियर तो ऑनलाइन बना है। तो क्या ऑनलाइन आना मिस्टेक तो नहीं है ना? नहीं, मतलब राजस्थान नहीं, हम हमारे जो व्यूअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से कमेंट्स आते हैं, उनको देख के मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स है। पर्टिकुलरली राजस्थान के लोग तो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा सेविंग्स वगैरह करते ही हैं। तो क्या मिस्टेक्स करते हैं जनरली? 3 टॉप मिस्टेक्स। सर मिस्टेक नंबर 1 ये है कि बहुत सारे लोगों को ना ये समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ लेजिट है, क्या चीज़ लेजिट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट में पूछा है, सर ग्रो ऐप सेफ है क्या? क्योंकि उनको पता नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हैं मार्केट में। अब मैंने वीडियो बनाया था, आरबीआई ने रिसेंटली फॉरेक्स एंड बाइनरी एप्स को बैन किया है। देयर आर 34 एप्स। वो वीडियो देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा डर के बोले ज़ीरोधा सेफ है क्या, ग्रो सेफ है क्या? तो लोगों को ये आइडेंटिफाई नहीं करना आता कि कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड सेफ है, कौन सी नहीं है। एंड दे ऑफन एंड अप पुटिंग देयर मनी समवेयर जहाँ पे राम भरोसे है। एंड इसीलिए बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारा मिस सेलिंग होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। ऋषभ जी, आप टॉप मिस्टेक? मुझे भी यही लगता है कि अगर अपन बात करें मिस्टेक की, मिस्टेक क्या है, जैसे आपने कोई स्टॉक लिया या म्यूचुअल फंड लिया, उसमें हो सकता है थोड़ा आपका 2-5% ऊपर नीचे हो जाएगी सिचुएशन। कल मेरे पास एक मेल आया था कि मुझे फॉरेन से एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया सोने की चीज़ें और ये सब भेजा है, लेकिन कस्टम्स ने वो रोक लिया है। और कस्टम्स वाले खोल के डब्बा खोल के दिखा रहे, देखो आपका आईफोन यहीं पड़ा है, आप 42,000 रुपये हमारा कस्टम पे कर दो और आपके घर पे हम अभी भिजवा देते हैं। फिर उसने 42,000 पे कर दिए। अब बोल रहे अरे मैंने अगला डब्बा खोला, उसमें तो सोने के सिक्के हैं, अब आपको 2,10,000 रुपये पे कर रहे हैं, तब हम आपका सामान भिजवाएंगे, नहीं तो आपके 42,000 भी गए। और वो मुझे जेन्युइनली बेचारे ने बहुत बड़ा मैसेज मेल लिख के भेजा है कि यार ये ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। सो इफ एनीवेयर दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, आपको लगे कि यार मुझे अमेजिंग, मतलब छप्पर फाड़ रिटर्न मिल रहे हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो फॉल्स है। एग्जाम्पल, जैसे डेटा एंट्री के जॉब होते हैं, यार ऑनलाइन जाओ, आप डेटा एंट्री करो, ये रिज्यूमे इधर से इधर भरो और आपको हर रिज्यूमे का हम 80 रुपये या कुछ देंगे, और आप दिन में भले ही 20 कर लो, 30 कर लो, 50 कर लो, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। फेक। और इसमें बहुत लोग फंसते हैं और फिर बाद में दूसरे तरीके से उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं। तो कहीं भी अगर आपको उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, बहुत अमेजिंग रिटर्न मिल रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड पैसे मिल रहे हैं, ऐसी जॉब मिल रही है जो आप डिजर्व ही नहीं करते और फिर भी आपको मिल रही है, ज़्यादातर वो फेक होगा।
मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि लोग बाग जो है वो आसानी से कुछ भी चीज़ मान जाते हैं और फिर उसकी वजह से उनके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, राइट? अच्छा, एक बात मुझे बता, हाँ मनदीप प्लीज। सर इसका मतलब जो रूट कॉज है ना वो ये है कि हर बंदे को ये लगता है कि मैं कुछ ना अलग कर सकता हूँ, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। इसने नहीं कमाया होगा इतना पैसा, हो सकता है मेरा कहीं तुक्का चल जाए। मेरा गेट रिच क्विक वाला जो माइंडसेट है वो हमेशा लोगों का एक्टिवेटेड रहता वो है। धूम धूम के उदय चोपड़ा होते हैं, उन्हें हर बार लगता है दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। राइट राइट। तो एक मैं बहुत ही अमेजिंग इंस्टा रील सुनाना चाहूँगा, 10-12 सेकंड की है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो नीचे चले गया तो मैंने बेच दिया, जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चले गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चले गया, मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा तो मैंने बेच दिया, जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया, मुझे लगा इस दफा दोबारा नीचे आएगा तो मैंने नहीं लिया। ये सब जो हंस रहे हैं ना, ये सबके साथ हुआ है तो मैंने ले है ना? ये अपने ऊपर हंस रहे हो ना? जैसे ही लिया तो वो नीचे चले गया, मुझे लगा इस दफा तो पक्का ऊपर आएगा तो मैंने अब तो और लूप ले में लिया, लेकिन हुआ उल्टा, वो और नीचे चले गया तो मैं राइट राइट। मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, अपने यूलिप के तो मैंने बात कर ली। एक आम व्यक्ति को, एक जैसे आप बोलते हुए जागरूक जनता को आप क्या बोलोगे कि अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहा है, इक्विटीज में इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो किन चीज़ों का वो ध्यान रखे? जो अभी मैंने बताया वो समझ लो, और ये समझ लो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो अरे नीचे जा रहा है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जाएगा, और हम सिर्फ प्राइस देख के इन्वेस्ट करते रहते हैं। बहुत लोग तो म्यूचुअल फंड का भी एनएवी देखकर इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपको स्टॉक मार्केट, पहली बात तो ये सोचो कि इन्वेस्ट करना ही क्यों है, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना है। बहुत ही सिंपल लॉजिक आपको मिलेगा अगर आप डीप लेवल पे सोचोगे कि हमको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, कोई बिजनेस ग्रो होगा तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो हो जाएंगे उसकी हिस्सेदारी लेकर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुद का भी बिजनेस कर दोगे तो शायद आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि खुद के बिजनेस में भी आप सेम काम कर रहे हो, आपकी नेटवर्थ उससे भी बढ़ रही है। हम किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद हम नेक्स्ट HDFC बैंक नहीं बना सकते, राइट। तो आपको फिर अगर ये क्लियर है कि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, तो आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। फिर आप पूरा एनालिसिस करोगे, मार्केट कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है, चलेगा नहीं चलेगा, अर्निंग पोटेंशियल कितना है, स्कोप कितना है, रिस्क कितना है, और हम इसके बिजनेस के ओनर बनना चाहते हैं कि नहीं। तो यू हैव टू बिकम एन ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी के पार्ट ओनर बन सकते हो। इलॉन मस्क आपके लिए काम कर सकता है अगर आपने टेस्ला का शेयर खरीद लिया, तो दैट मीन्स इलॉन मस्क इनडायरेक्टली इज वर्किंग फॉर यू। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बट प्राइस देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट, मतलब प्राइस को ना देखें, आप ये देखें कि सबसे पहले अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं कि भाई जब आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप बेसिकली ओनरशिप ले रहे हैं उस कंपनी के अंदर। जैसे पुराने ज़माने में करते थे ना कि मैं दुकान डाल रहा हूँ, मेरे पैसे दे दो थोड़ा सा, बहुत ही बेसिक था। अच्छा दुकान डाल रहा है, कहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, क्या बेचेगा, ये बेचेगा। फिर लोग इसी से सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं कि अरे वो 20 साल पहले हमने वो दुकान डाली थी ना, आज देखो क्या कर रही है। दैट इज़ वॉट इक्विटी इन्वेस्टिंग मीन्स। राइट, क्या बात है। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और है इसी से रिलेटेड। अभी हम मार्केट देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, अभी कभी ऊपर कभी नीचे, और मतलब दिल की धड़कनें जो हैं, जैसे भी बताया था ना, ऊपर चला गया नीचे चला गया। तो अभी इस समय पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सर इस समय बहुत सारे लोग जो SIP कर रहे हैं, SIP कंटिन्यू रखो, और ये आपका बस आप अपना एसेट एलोकेशन फॉलो करो। अगर आपने सोचा था कि मेरा 70% इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में होना चाहिए, 10% गोल्ड में होना चाहिए, और आपने ये रूल बनाया, अपना पर्सनल रूल बनाया कि हर 6 महीने में एक बार मैं नज़र डालूंगा। अगर 70% से इक्विटी घट के 60% आ चुका है, अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि आपको इक्विटी में थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर आपको डेट से निकाल के इन्वेस्ट करना है। तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आप एक हाई लेवल पे सोचोगे तो आप एग्जैक्टली बॉटम पे या एग्जैक्टली टॉप पे काम नहीं कर रहे हो, बट आप जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, आप तभी इन्वेस्टमेंट करोगे, और जब मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है आप तभी उसमें से निकालोगे, क्योंकि आपका एसेट एलोकेशन आपको ये बोल रहा है कि आपको ये ठीक करना चाहिए, ये रेशो बिगड़ चुका है। सो अगर ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मार्केट चाहे कहीं भी हो, आप वेल्थ बनाते जाओगे। बट आप ये गलती कभी मत करिए कि
मार्केट अभी बढ़ रहा है, अभी निकाल लेते हैं। स्पेशली अब राजस्थान वाला कॉन्टेक्स्ट मुझे अब याद आ गया है। मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे बात करते हुए सुना है, अरे अभी मत करो, अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, गिरेगा तब खरीद लेना। फिर अच्छा अभी बढ़ चुके हैं, अभी तो बेच दो। उनको कुछ आइडिया नहीं है बढ़ा है घटा है गिरेगा या घटेगा, बट वो कॉन्फिडेंस इतना आता है ना उनको बोलने में, और उसके बाद फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था। तो बस आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू फॉलो योर स्ट्रैटेजी, अपने आप चीज़ें काम करेंगी। राइट, आप जो अभी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? दे शुड स्टार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स या फिर डायरेक्ट स्टॉक से वो इन्वेस्ट करना शुरू करें? सर कॉलेज स्टूडेंट्स को ना 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक्स में अगर कोई सीखना चाहता है और करियर ही इधर बनाना चाहता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स में भी करेगा। करियर नहीं भी बनाना चाहता है, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहता है, तो भी वो कर सकता है। बट बहुत सारे लोग जो आर्ट फील्ड में जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, कुछ और बनेंगे, आपके पास अभी हो सकता है इतना टाइम हो, बट आपके प्रोफेशन के साथ आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो यू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न आता है, म्यूचुअल फंड में नहीं आता। रिटर्न आपके डिसिप्लिन से आता है, इंस्ट्रूमेंट से नहीं। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में ही आपका पैसा लगाता है, एंड प्रोबेबली आपसे 20-30 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, ज़्यादा क्वालिफाइड है, आपका पैसा मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इज़ द वे टू गो। स्टॉक्स में किसी को सीखना है और अच्छे से, तो वो स्टॉक्स में कर सकता है। बट जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो और भी ज़्यादा है। वो इन्वेस्टमेंट आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं और जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 2,000 रुपए की SIP? कम से कम 2,000 रुपए। कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट, जिनका अकाउंट है, ग्रो पे अकाउंट है, लेकिन 2,000 रुपए से कम की SIP या नहीं करते, रेगुलर नहीं कर पाते? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ सच पीपल जो इन्वेस्ट रेगुलर कर नहीं रहे हैं या 2,000 रुपए भी नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट गणित बताता हूं आपको। अगर 3 साल का डिग्री कोई है, उसमें शुरू से 2,000 रुपए लोग इन्वेस्ट करने लग जाए, तो कितने हो जाएंगे 3 साल में इन्वेस्टमेंट? हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, राजू ने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 72,000, राइट। और इस पे मान लो 12% का रिटर्न मिला, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कोई एस्टिमेट करो, चलो। 12% रिटर्न मिल रहे हैं, हाँ? अराउंड 72 का 9,000 कैसे हो गया भाई? 90,000, अराउंड 90,000, 90,000 रुपए हो जाएगा। तो अमिताभ बच्चन आपसे पूछेगा कि आपने 3 साल अपनी पॉकेट मनी काट के पार्टी नहीं करके, गोवा नहीं जाके, गर्लफ्रेंड को डिनर पे नहीं लेके जाके, कोई कोर्स जो आपको खरीदना था वो नहीं खरीद के 90,000 रुपए बना लिए हैं। इतनी धनराशि का क्या कीजिएगा आप, है ना? तो मुझे लगता है अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो जिसकी कोई और इनकम नहीं है, अभी सिर्फ घर वालों से पैसा ले रहे हो, उस पॉकेट मनी से आप सीखने के लिए जरूर इन्वेस्ट करिए, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के लिए नहीं। आपकी असली वेल्थ उस समय आपकी लर्निंग बनाएगी। तो अभी पूरा ध्यान रखना है अपने को सीखने में, और सीखना 2 तरीके से होता है, किताबों से, कोर्सेज से, अपने प्रोफेसर से हम जरूर सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। और जो कॉलेज में आपने एक्सपीरियंसेस अर्न किए हैं, जो रिश्ते कमाए हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। ये मैं फील करता हूँ, मनदीप फील करता है, हर कोई आप में से यहाँ पे जो कॉलेज पास कर चुके हैं वो फील करते होंगे। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सिर्फ कॉलेज में अगर आपके पास कैपिटल है ही नहीं, आप कुछ इंटर्नशिप कर नहीं रहे हो, कुछ बिजनेस नहीं है, कोई साइड हसल नहीं है, मेन हसल भी नहीं है, साइड हसल भी नहीं है, और हम इन्वेस्ट करके पैसा बना के अमीर हो जा रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। 2 लोग हैं, एक इंसान ने 10,000 की SIP स्टार्ट करी, दूसरे इंसान ने भी 10,000 की SIP स्टार्ट कर ली। पहले वाले को 12% का रिटर्न मिल रहा है, दूसरे वाले को 8% का रिटर्न मिल रहा है। बट दूसरे वाले ने हर साल अपनी SIP को 10% से बढ़ा लिया, अगले साल उसने 11,000 की SIP कर दी। तो भी 20 साल बाद ये दूसरा वाला जो इंसान है 8% के रिटर्न से भी इसको, पहले वाले को बीट कर जाएगा। तो आपका इसमें 2 लेसन है। आपका फोकस एक तो ये रिटर्न्स को चेज करना नहीं होना चाहिए कि इतने % आना चाहिए, उस चक्कर में हम लालची होते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, बट ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आपको आज आपकी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोर्सेज में, लर्निंग में, एक्सपीरियंसेस में, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो कि कल को जाके आपकी बढ़िया जॉब लगे। आप एक साथ आज आप 2,000 की SIP कर रहे हो, उस टाइम पे आपको 50,000, 1 लाख रुपए की SIP करनी है। गोल ये होना चाहिए। एनीवे जो आपके हाथ में है, आपको जो आपके कंट्रोल में है, उस पर ही ध्यान होना चाहिए। कंट्रोल में ये नहीं है कि रिटर्न कितना आ जाएगा, वो आप कंट्रोल कभी कर ही नहीं सकते, बट आप ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो कि आज सीख के अपनी इनकम इतनी बढ़ा लें
कि रिटर्न ठीक ठाक भी आएगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि हमारा काम चल जाएगा। राइट। ऋषभ सर, आपने बात करी सीखने की, तो कोई बुक रेफर करना चाहोगे जिससे फाइनेंस के कुछ बेसिक फंडास जो है वो सीख पाए हैं, जो आपने रेफर करी हो? तो मैं कोर फाइनेंस की बुक्स नहीं बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उसमें उसको बोर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या बुक पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बुक जीती है, लेकिन उनका जो ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स था कि वीकेंड पे पढ़ेंगे। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बुक बताता हूँ, और अगर आप चाहो तो उसको ऑडियो बुक में भी सुन सकते हो, बहुत मज़ेदार है। पहली बुक है, मनदीप भी रिकमेंड करेगा, आपने भी ज़रूर पढ़ी होगी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत ही प्यारी बुक है, आप पैसे को समझ जाओगे कि पैसा क्या कर रहा है। इससे भी एक और मजेदार बुक है, उसका बुक का नाम है फ्रीकॉनमिक्स। तो ये प्योरली इन्वेस्टिंग की बुक नहीं है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस रिलेटेड बुक्स है। तो ये दो बुक्स है जो आपको पैसे को एकदम छू के लेके जाएगी, और आपको मजा आएगा कि यार हाँ यार है बहुत चीज मजेदार, अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। उसके बाद एक बुक है अनयूजुअल बिलियनियर्स। ये ऐसे, सौरभ मुखर्जी इसके ऑथर है, और ऐसे बिजनेसेस की कहानी है इंडिया के जो हमको लाइमलाइट में नहीं दिखते हैं, लेकिन उन्होंने इनसेन रिटर्न दिए हैं। उसकी कहानी है अनयूजुअल बिलियनियर। और लास्ट बुक मैं जो रिकमेंड करता हूं, उस बुक का नाम है ग्रीड एंड हैप्पीनेस। ये बुक है कि पैसे को, जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो आपके माइंडसेट को किस तरह से खेलती है, और आपके हैप्पीनेस और आपके ग्रीड के मायने कैसे बदल जाते हैं पैसे आने और पैसे जाने के साथ। तो ये 4 बुक्स है जो मुझे लगता है काफ़ी प्यारी हो सकती है पढ़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप दोनों बताइएगा, फिर हम ऑडियंस से बात करेंगे। पहला स्टॉक कौन सा खरीदा था? गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ऋषभ? 2016। यार मुझे याद नहीं है, बट मुझे पता है कि कॉलेज में है ना, मैंने पोकर खेल के 1 लाख रुपए कमाए तो उसकी एफडी करा ली थी। उसका आज तक मुझे रिग्रेट है। तब मनदीप ने बताया नहीं था आपको कि एफडी नहीं करानी है? नहीं, तब मनदीप नहीं था ना मेरे पास। ग्रेट। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा आपका पहला स्टॉक कौन सा था? बताइए। आप अडानी? हाँ जी, बताएं प्लीज। आप बता दीजिए। सारे बोल दो एक साथ, समझ आ जाएगा। हाँ, नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, समझ आ रहा है। ओएनजीसी। ओके सर, प्लीज आप बताएं। हाँ जी। टाटा केमिकल। आप 1992? आधे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओके, हाँ बस, हाँ मैंने सुन लिया, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब ये बताओ कि आप लोगों को ये फाइनेंस में और ये स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस में, इन सब तरह में इंटरेस्ट कब से आना शुरू हुआ इन सब चीज़ों में? जब एफडी की बात पता चली तब से? नहीं, वो ये तो मुझे भी आज बताया इन्होंने। FD ओहो, पार्टनर के साथ धोखा। हाँ जी। ये मेरी ना ट्रू कहानी है। मेरा जो फैमिली है, मेरी फैमिली ने 2 फाइनेंशियल क्राइसिस को सरवाइव किया है। तो पहले मैंने बताया ना, मैं शुरुआत से जयपुर में हूँ। दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। बीच में 4 साल के लिए हम भाग गए थे। अच्छा। क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ डेट, एंड हम हरियाणा चले गए थे। पापा ने बहुत मेहनत करी। वापस 4-4.5 साल बाद पापा जयपुर आ गए। हम सब भी जयपुर आ गए मतलब। एंड ठीक ठाक चल रहा था, मतलब कुछ सेविंग्स हो नहीं पाती थी, जितनी इनकम होती थी सारी निकल जाती थी। वी वर ऑफन सपोर्टेड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत बार ऐसा हुआ था कि स्कूल की फीस फैमिली फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने पे कर दी। तो वो धीरे धीरे पापा ने बहुत बढ़िया काम करके वो सेट किया। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैंने बोला मेरे को तो 40,000 रुपये का 30,000 रुपीज़ का एक्सपीरिया ZR चाहिए। पापा ने दिलवा दिया। 10 दिन बाद मैंने बोला इसमें स्टोरेज 8 GB है, मुझे ना आप एक्सपीरिया Z1 दिला दो, उसमें 16 GB है। वो भी दिलवा दिया। मैं बड़ा हैरान हो गया, मेरे जीवन में ऐसा कभी मोमेंट ही नहीं आया था कि 2 फ़ोन 10 दिन में सीधा 70,000 रुपये का फटका। तो इतना अच्छा टाइम भी आ गया था। एंड इतना अच्छा टाइम नहीं, मतलब पापा को भी उम्मीद थी ना कि मैं बच्चे को जो मांगेगा दिला देंगे। तो 2016-17 में आते आते एक बार फिर से बिजनेस को हिट हुआ, एंड फिर से एक क्राइसिस फेस किया हमने। उसके बाद इवेंचुअली मैंने पिकअप कर लिया एंड सब कुछ सेट हो गया। बट जब 2016-17 वाला क्राइसिस था तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी सेविंग्स कहाँ कहाँ हैं। तो सेविंग्स थी PPF में 15 साल के लॉक इन में, या फिर एंडाउमेंट, वो मनी बैक पॉलिसी जिसमें वो 10 साल बाद 20 साल बाद हमको 20 लाख रुपए मिलने वाले थे, बट जिसमें 15 साल अभी पड़े थे। तो मैंने सोचा यार ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ नहीं है, बट जो है वो आज हमारे काम नहीं आएगा। तो पापा ने मुझे फिर बैठ के बताया कि ये पॉलिसी बेचते टाइम एजेंट ने कहा था 2 साल प्रीमियम दे देना, उसके बाद कुछ नहीं देना है।
पर जब मैंने 2 साल के बाद इंक्वायर किया तो कंपनी ने बोला सर आपको 5 साल तक प्रीमियम देना है। 5 साल के बाद इंक्वायर किया तो कंपनी ने बोला नहीं सर आपको पूरे 20 साल के लिए प्रीमियम देना है, उससे पहले आपको पैसा मिल ही नहीं सकता। तो पापा ने बार बार पैसा निकालने की कोशिश करी, बट उनको यही बताया गया कि अभी निकाल लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, सरेंडर वैल्यू बहुत नॉमिनल सी मिलती है, आपकी वेल्थ पूरी चली जाएगी। तब मुझे सॉर्ट ऑफ गुस्सा आया एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम अकेली फैमिली नहीं है ये फेस करने के लिए। मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ का यही हाल है, उनको पता ही नहीं है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वह पैसा उनको नहीं मिल सकता है। तो मैंने जब मेरा जो मोटिवेशन आया पर्सनल फाइनेंस का वो यही था कि हमने जो फेस किया है वो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं एंड उनके लिए कुछ मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। राइट, क्या बात है, क्या बात है। एंड अब बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। ऋषभ, आपका क्या टेक रहा, मतलब ऐसे कैसे आपको इस पे आइडियाज़ आने शुरू हुए कि यार मुझे ये सब चीज़ें करनी है और कंटेंट बनाने में आगे बढ़ना है, जनता को जागरूक करना है? तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी था। तो हमारी जो फैमिली है वो दैट इज़ इनटू लेबर लॉ कंसल्टिंग। लेबर लॉज इम्पैक्ट करता है देश के सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, उनको कितना पीएफ मिलेगा, कितना ईएसआई मिलेगा, ग्रेचुइटी बोनस। और उसी बहाने हम कई हज़ार एम्प्लॉयज़ से टच में थे, तो उनको ज़ीरो आइडिया रहता है इन सारी चीज़ों के बारे में। ये भाई साहब कुछ तो पैसों कट जाए, ठाक होनी, तो वो कट जाता है और कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए जब 2017 में हमने चैनल शुरू किया था तो पहले ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ईएसआई क्या होता है, आप बोनस आपको कितना मिलता है, कब मिलता है, ग्रेचुइटी कितनी मिलती है। एंड दैट्स वाई द चैनल नेम इज़ लेबर लॉ एडवाइज़र। बट आज हम एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल फाइनेंस के अराउंड वीडियोस बनाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो अब पर्सनल फाइनेंस में जब हम आते हैं तो उसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं आती है, और आपने बहुत सारे यूलिप के बारे में बातचीत बताई। और कौन सी एसेट क्लास पे, या मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या अपने ऑडियंस को आज सजेस्ट करेंगे कि डेट में बिल्कुल ना जाएं, पूरा 100% इक्विटी के अंदर बने रहें? सर हम खुद ही नहीं करते तो किसी को कैसे सजेस्ट करेंगे? तो आप क्या करते हैं बताएं। वही जैसे मैंने कहा कि एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अगर अपन थोड़ा सा टाइम लूंगा बट बॉन्ड रह गए थे, मैंने ये तो बोल दिया कि इक्विटी बॉन्ड और गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बॉन्ड की भी अलग ही दुनिया है, कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, बहुत ही सिंपल है। जितना आप रिस्क उठाना चाहते हो उस हिसाब से आपको डेट म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, जो अगेन आप ग्रो पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स, जैसे कि एक होता है गिल्ट फंड विच इज़ सुपर सिक्योर्ड। इसका डिफॉल्ट होने का चांसेस होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो फंड है आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। एंड जैसा मैंने पहले बोला, सरकार आपका पैसा लौटाने के लिए दूसरा लोन ले लेगी पर आपको मना नहीं करेगी। तो बिल्कुल सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया गिल्ट फंड। बट जितना ज़्यादा आप सेफ्टी की तरफ जाओगे उतने थोड़े रिटर्न्स कम हो जाएंगे। फिर आपके बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स आते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं जहाँ पे आप एफडी के जैसे अपना पैसे को रख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड जिसको आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हो एंड आपका पूरा पैसा इक्विटी में ना रख के आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अब एक बहुत ही बढ़िया थंब रूल है बट सबके लिए अप्लाई नहीं होता, 100 माइनस योर एज। तो अगर मैं 27 साल का हूँ तो मेरा 27% एलोकेशन होना चाहिए डेट में, बाकी मेरा होना चाहिए इक्विटी में। सबके लिए काम नहीं करता है बट स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सही है। तो एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है एसटीपी यूज़ करते हुए, ये आप करते हो, ये आप तो मैं थोड़ा सा लेजी इन्वेस्टर हूँ और मुझसे इतना ज़्यादा मनदीप जैसा मनी माइंडेड दिमाग लगाया नहीं जाता है। मुझे लगाओ और भूल जाओ, बाकी अपन काम करते हैं। तो मेरे पास जब भी कोई लमसम पैसा आता है तो नीरज भाई, लमसम पैसे को मुझे पता है कि यार ये पड़ा रह जाएगा बैंक में महीनों तक, मैं कुछ ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं उसका एक लिक्विड फंड ले लेता हूँ उसी एएमसी का जिसमें मुझे आगे इन्वेस्ट करना है इक्विटीज़ में, चाहे उसका डेट लेना हो चाहे मुझे उसका इक्विटी में इन्वेस्ट करना। और मैं जब भी कोई लमसम पैसा आएगा तो मैं एक बार में उसको नहीं लगाता हूँ। और ऐसी सिचुएशन अक्सर आती रहती है, हर कुछ महीनों में कुछ बोनस मिल गया, इस बार सैलरी कुछ ज़्यादा आ गई, वॉट। तो उसको लिक्विड फंड में पार्क किया और वहाँ से 3 महीने 6 महीने जो भी हॉराइजन में, मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए आए और मैं उसको हर महीने 50-50 हज़ार रुपये लगाना चाहता हूँ, तो वहाँ से मैं एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान लगा देता हूँ और वो 4 महीने में पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। एंड अदरवाइज जो रेगुलर इनकम है उसके लिए एसआईपी चली रही है। तो ये 3 तरह के हमारे पास। और मान लो आपने दूसरे एएमसी के लिक्विड फंड ले लिया और आपको अब चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगेन उससे एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा सकते हो एंड वापस आप उससे एसआईपी कर सकते हो। तो ये 3 टूल्स हैं जो मतलब आपने जिस समय आप उस माइंडसेट के साथ मार्केट में पैसा लगाने के लिए आए हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद आप भूल जाओ या आपका वो माइंडसेट नहीं रहे। इससे बढ़िया है जिस समय आप बैठे हो
15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ये सारा सेटअप करके, फिर उठो और अगले 6 महीने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटेड हो जाएगा। राइट, क्या बात है। अच्छा, कौन से सेक्टर्स मनदीप अभी आपको लगता है जिस पे आप बुलिश हो, अगर स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, किनको कौन से सेक्टर्स को ध्यान में रखे इस समय? सर वैसे तो मैं इतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अगर ऐसे देखा जाए तो जो केपेक्स है, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पावर, मुझे लगता है आने वाले 5-10 साल में यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। बट अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लास्ट के कुछ सालों में इतना बड़ा कुछ केपेक्स हुआ नहीं है इंडिया में, एंड अगर वो साइकिल पकड़ती है तो उस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या फिर अभी यूएस में हम लोग हर हफ्ते ऐसे आंखें लगा के बैठे रहते हैं अब ये इन्फ्लेशन रेट बताएंगे और कुछ गड़बड़ होगी, इंडिया में कुछ हलचल होगी। तो ये इतने सारे मैक्रो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को क्या एक इन्वेस्टर माइंड में रख सकता है, और रख सकता है तो क्या रखने चाहिए? सर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ना बहुत सारे होते हैं और हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस इवेंट का बहुत ज़्यादा डर होता है ना, उस इवेंट से मार्केट पर इतना कुछ खास असर पड़ता नहीं है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हो कि अच्छा वॉर हो गया तो अब सब खत्म है। वॉर हुआ, मार्केट करेक्ट हुआ, वापस वो रिकवरी में आ गया। कोविड आया, लोगों को लगा अब तो सब बंद है, मार्केट ने फिर रिकवरी कर ली। तो ये कुछ ना कुछ तो मैक्रो चलता ही रहता है, एंड कुछ ना कुछ तो आपको छापना भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, बट वर्ल्ड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हर चीज़ अपने आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो जाता है उसका। मैंने जैसे पहले भी बोला, रिटर्न्स को चेज करना या मैक्रो को स्टडी करके टैक्टिकल कॉल्स लेना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है हम उसको भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल बढ़ना चाहिए, तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि चलो मार्केट ने कम भी परफॉर्म किया तो हमारे पास कॉर्पस बन जाएगा। ये हमारे कंट्रोल में, हमें बस मेरे हिसाब से ये इस पे फोकस करना चाहिए। राइट, मतलब और मैक्रो एनवायरनमेंट को इसका फ्लिप साइड भी ट्रू है। अगर मैक्रो वगैरह सब कुछ बढ़िया है, निफ्टी ने और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म कर दिया, तो आपका तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड था, आपका ज़्यादा रिटर्न बनेगा। आप ये कह रहे हो कि मैक्रो एनवायरनमेंट को इग्नोर करके चलें और अपनी राह पे चलते रहें आगे? हाँ, अपनी राह चेंज नहीं होनी चाहिए, पूरा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो यू विल प्रोसीड एज यू लर्न, बट उसको देखकर ये सोच लेना कि नहीं, आई विल नॉट इन्वेस्ट फॉर 2 years इन द मार्केट क्योंकि सम मैक्रो वेरिएबल्स से कि मार्केट गिरेगा, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते तो हमें क्यों करना है ऐसा? राइट, क्या बात है। तो आज का सबसे बिगेस्ट टेक अवे क्या होना चाहिए ऑडियंस के लिए, जो यहाँ पे अपने सैटरडे इवनिंग जो है इतनी बढ़िया मौसम में यहाँ पे आपके पास आके बैठे, तो उनके लिए बिगेस्ट क्या टेक अवे होगा? फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर एक्टिव इनकम एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट। बस एक्टिव इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बोनस आएगा तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बट एक्टिव इनकम ही नहीं है तो वो जो छोटे छोटे अमाउंट की आप SIP कर रहे हो, उससे 7 figures, 8 figures, 9 figures अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। राइट, मतलब एक्टिव इनकम लगातार बढ़ाते रहें और एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहें। राइट, क्या बात है। एंड सीखना बंद तो जीतना। हाँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो अब ऑडियंस कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में सवाल है आप पूछिए। प्राइस तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ, सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से प्लीज। हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करें? तो देखो, लिक्विड फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, आपका एक्सेस पैसा पार करने के लिए। तो लिक्विड फंड्स जिन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो 91 डेज या लेस ड्यूरेशन वाली होती है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होती है। ओवरनाइट फंड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो अगर ये इतनी सेफ एंड सिक्योर है, जहाँ पे बैंक वगैरह बाकी लोग भी अपना पैसा पार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्क बहुत कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। तो अगर आपके पास कोई सरप्लस मनी आया है जो आपको 3-6 महीने के टाइम फ्रेम में दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, या वो 3-6 महीने बाद आपको यूज आने वाला है, और उस समय आप उसकी एफडी तो नहीं करा सकते, क्योंकि एफडी कराओगे बीच में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो 1% 2% पेनल्टी लग जाएगी। उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए अपने पैसे को पार्क करने के लिए ही आप लिक्विड फंड यूज करें। इसको कभी इन्वेस्टमेंट टूल मत बनाए कि यार मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लिक्विड फंड में डाल के रख दिया, वो गलत हो जाएगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए जैसे आपने ग्रो पे अगर लिक्विड फंड्स का हो तो आप ग्रो पे कोई भी AMC टाइप करो, उसके बाद स्पेस देके लिक्विड फंड लिखो, आपको सारी AMCs के लिक्विड फंड मिल जाएंगे। Sir, firstly, I am great follower of you. Thank you. Sir, my question is, sir, sometime happen ऐसा होता है कभी कभार कि सर कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है 20%, 30%, 35%, बट कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं बहुत अच्छे हैं,
सेम परसेंटेज में उसमें लॉस भी होता है, तो हाउ टू स्टॉप दैट लॉस? देखो, अगर आपने क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट किया है तो लॉस होना इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर उस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उसका स्टॉक प्राइस गिर गया है तो इट शुड टेल यू कि आप अगर अब और खरीदोगे इसका स्टॉक तो आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। अगर वो स्टॉक ही बेकार था या फिर मान लो आपने कुछ सीखने के लिए किसी ऐसे ही स्टॉक में लगा दिया जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो उसमें से आपको फिर पैसा निकालना चाहिए। अगर वो स्टॉक अच्छा है और वो फिर भी गिर रहा है तो आपको और लेना चाहिए, क्योंकि इट्स एन अपॉर्चुनिटी। एंड दूसरी बात ये कि इन्वेस्टिंग इज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। मैंने इस दीवार पे पेंट कर दिया, अब इसको अगर आपको बिठा दूं मैं कि यार देखते रहो कब तक सूख रहा है ये, इट गेट्स वेरी बोरिंग। इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये तो शॉर्ट टर्म के थ्रिल है। लॉन्ग टर्म में मेरे को आज जिस स्टॉक ने 100% रिटर्न दे दिया वो अगले साल भी 100, उसके अगले साल भी 100, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसने आज 100% दे दिया है वो अगले 2-3 साल तक हो सकता है फ्लैट हो जाए, तब आपको बहुत बोरिंग लगेगा। बट आपका पेशेंस आपको रिटर्न्स दिलवाएगा कि 10 साल बाद 20 साल बाद उस स्टॉक ने एवरेज 12-15% मे बी 20%। एक चीज चेक करिएगा, मान लीजिए आपने एक स्टॉक लिया, एक्स स्टॉक, और वो 3 साल तक उसका प्राइस वही रहा जो आपने जिस पे आपने बाय किया था, और 3 साल बाद वो डबल हो गया, तो आप एक बार CAGR चेक करिएगा वो कितना CAGR आपको देके गया है। हेलो सर, माय नेम इज़ चित्रांश, मैं अजमेर से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बिज़नेस ओनर हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने इनहेरिटली उनको बिज़नेस चला रहा हूँ, लेकिन क्या है, थोड़ा ऊपर पकड़ो, ओके। तो मेरी जो इनकम है वो सस्टेन नहीं है। मतलब एक होता है ना कि भाई कभी आ गए तो 10 लाख रुपए भी आ गए, कभी आए तो 50,000 रुपये भी आ गए, ठीक है ना। अब मैं चाह तो रहा हूँ कि SIP करनी है मुझे, बट द थिंग इज़ कि मैं वो SIP को मेंटेन नहीं रख पा रहा। मतलब मैं मानूँ कि मैं 50,000 रुपये महीने की SIP कर दूँ, अब जिस महीने 5 लाख रुपये महीने कमाए उस महीने कर सकता हूँ, लेकिन जिस महीने 50,000 रुपये ही कमाए तो उस महीने कैसे मेंटेन करें, तब इन्वेस्टिंग कैसे करी जाए? राइट, तो आई थिंक इसका सबसे सही तरीका है जो ऋषभ भाई ने बताया भी था कि आपके पास जब भी फंड्स हों आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए, और वहां से एक फिक्स अमाउंट की आप लोग जो है एक STP बना सकते हैं, वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स वॉट एवर म्यूचुअल फंड यू वांट टू, राइट। जिसकी भी इनकम अनइवन है, यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग बिजनेस में, प्रोफेशन में, सबके साथ ऐसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पूल बना लेते हैं और उस पूल में से फिर जो है SIP जाने देते हैं। दैट इज द ओनली सोल्यूशन, राइट। थैंक यू सर। राइट, ग्रेट। So I have a question for you over here. फॉर whom? I have a question. So please. Where are you? Okay, हाँ प्लीज। See you. Go ahead, sir. Mic is gone. नहीं नहीं, Here mic we is can on. See you. Please ask question. So I've tracked your growth story, how you started up and all. Somebody told me about your journey. So I want to know that what has been the biggest learning in development of Grow, and what you can give people who are starting up and who are just couple of years into starting up. So what has been your biggest learning into Interview from coming your own soon. journey? Interview coming soon. Yeah. Harsh, so please. very deep. They should. Yeah. So there are a lot of learnings. And one thing मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत छोटी जर्नी हुई है। मतलब अभी जो लर्निंग है वो भी वी आर स्टिल लर्निंग। अभी बहुत छोटी जर्नी हुई है, अभी बहुत साल, फ्यू डेकेड्स और हमें बिल्ड करना है, देन एक इस मुकाम पे पहुंचना है कि हम रिफ्लेक्ट बैक जब करें तो हम आपको ऐसे प्रायोरिटी में मतलब सीख लर्निंग्स बता पाएँ। बट फ्यू थिंग्स मैं आपको वैसे बताता हूँ कि एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप यूज़र जो है या जो कस्टमर है या जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो उसकी प्रॉब्लम को सही समझें। एज एन एंटरप्रेन्योर, या अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं और कोई भी चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं, इनफैक्ट जॉब भी कर रहे हैं, तो आप जिस पर्पज़ के लिए जिसके लिए कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको उनकी तरह से सोचना पड़ेगा और उनके ही लिए आपको बनाना है। अगर आप अपने कुछ नोशन लेके आ रहे हैं और फिर अपने हिसाब से बना देते हैं, तो जैसे जो हमने इंडस्ट्री में आए थे, हमने उससे पहले जितने लोगों से बात की, देखा तो जो भी सब फाइनेंस के प्रोडक्ट्स थे वो सब फाइनेंस के लोगों ने बना के उनको ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। दैट वाज बिग लर्निंग फॉर अस व्हेन वी स्टार्टेड। द सेकंड वाज ऑब्वियसली कि इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, राइट, तो हमें पता था कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग हैं जिनको करना है और अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो हम उस पर लगे रहे और हम अभी भी लगे रहेंगे। बट हम जब शुरू में मिले थे तो काफ़ी लोगों से बॉम्बे में जाके या फिर एस्टेब्लिश बिजनेस से मिलते थे सीखने के लिए शुरू में, तो सब बहुत डिस्करेज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। जब हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था तो म्यूचुअल फंड के ऑलरेडी देयर वर लाइक 40-50 डिफरेंट ऐप्स
एंड एवरीवन वाज सेइंग कि सब कुछ सॉल्व है. फिर जब हमने स्टॉक्स ब्रोकिंग 2 साल पहले स्टार्ट किया तो लोगों को लगता था सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, बट हमें पता था कि देयर इज लॉट ऑफ यूजर्स जिनको अभी भी प्रॉब्लम आती है, जिनको अभी भी गैप दिख रहा है, जिनको अभी भी और डिफरेंट बेटर एक्सपीरियंस, सिंपलर एक्सपीरियंस चाहिए. एंड वी kept on doing and we'll keep on doing that for next like what 20 40 50 years also. Thank you everyone. Come here, we are here only. आप माइक के बिना पूछ Guys, लीजिए we are ना, taking आ questions from here. One more thing guys, यहाँ पर QR कोड है आपकी स्क्रीन्स पर भी, उधर भी आ जाएगा. प्लीज स्कैन दिस फॉर द फीडबैक, ताकि हम अगली बार जयपुर में आएंगे तो हमको पता पड़े कि कैसा आपको इवेंट एक्चुअली चाहिए. सो प्लीज स्कैन दिस. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.